अल्कोहल सेंचुरीज से एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी रियल अंडरस्टैंडिंग आज भी रेयर है। हम ब्रांड्स की बात करते हैं, हम स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, हम एज स्टेटमेंट्स के पीछे भागते हैं, बट हम रेयरली ये पूछते हैं कि एक्चुअली में हम पी क्या रहे हैं। बियर, वाइन, विस्की, वोडका, रम, ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है। दीज आर कैटेगरीज shaped by raw material, climate, process and time. आज का एपिसोड प्रमोशन के बारे में नहीं है। दिस एपिसोड इज अबाउट नॉलेज, अवेयरनेस एंड कॉन्शियस चॉइस। इसी अंडरस्टैंडिंग को सिंपल और ऑनेस्ट तरीके से समझाने के लिए मेरे साथ है मिस्टर जगमोहन, जिन्होंने गजल और ग्लोबल एक्सपीरियंस दोनों को जिया है और जो 25 से भी ज्यादा सालों से वाइन्स और स्पिरिट्स के वर्ल्ड को प्रोफेशनली समझा रहे हैं। So without wasting time, let's welcome Mr. Jagmohan. Jagmohan ji, welcome to my show on The Real Room with Prabdeep. Thank you Prabdeep जी, thank you और आपके श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और thank you for having me on your show. Jagmohan ji, you are a business person and ऊपर से आप बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप सिंगर भी हैं जी। तो वो सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ? Well, I think to put it very mildly, मैं ये कह सकता हूँ कि from the core of my heart, I am basically an Epicurean. और Epicurean का माने ये है कि मैं लाइफ में, ज़िंदगी में और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शांति और बैलेंस मैं ढूंढता रहा। तो इस शांति और बैलेंस ढूंढने के चक्कर में मुझे एक तो नेचर ने म्यूज़िक और दूसरी तरह बिजनेस में मुझे अल्कोहल इंडस्ट्री के साथ जोड़ा। So the best combination. You are into the best combination. I think I was lucky to be introduced to these two fields. So आपने कहाँ परफॉर्म करा है? I have performed across the country here, okay, in India, and I performed in USA, I performed in Canada, and in UK as well. So किस के साथ आपने काम किया? हाँ, that way देखिए मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई as a solo professional, okay, but बाद में तो I have been very lucky to have performed with legends of the Bollywood and the ghazal industry, namely Padam Shri अनूप जलोटा जी, पद्म श्री पंकज उदास जी, चंदन दास जी, जसपिंदर नरूला जी, and many others. So that way, I think I was lucky to have this stint. So आपको लगता है कि लिकर और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है? Absolutely, absolutely जी। लिकर और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन तो एक रूहानी कॉम्बिनेशन है और ये तो हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा गया है और इसके बारे में बहुत व्याख्या भी है, इसके व्याख्यान है। लेकिन आज की स्थिति में मैं समझता हूँ कि ये और भी रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि म्यूज़िक, if we say it is the wine of life, so that way I think we have a very close knit combination and a confluence of these two streams. And how long you are into the liquor industry? Well, I have been in the liquor industry since 1999. So it is about 25 years, over 25 years now. 25 साल से. So initially I started with distribution of Indian products, and then later on I found that the Indian products were not really my domain since I understood the global products more. So I took on to the imported sector. जगमोहन जी, अल्कोहल की बहुत सारी कैटेगरीज है, तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जी, वेरी गुड क्वेश्चन जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है जी कि दुनिया में जिस तरह का रॉ मटेरियल ह्यूमैनिटी को अवेलेबल रहा, उन रॉ मटेरियल्स के माध्यम से हमने अल्कोहल डिराइव की। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, हम भारत की बात लेते हैं तो यहाँ शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और हम एथेनॉल हम शुगर केन से बनाते हैं। सो शुगर केन बिकेम द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अल्कोहल और उस अल्कोहल को रम के नाम से
जाना जाता है. ओके. इसी तरह इन द कैरेबियन आइलैंड्स शुगर केन वॉज द मेन प्लांटेशन, और उससे जो प्रोड्यूस की गई लिकर है इट इज़ रम. सिमिलरली इन एरियाज जहाँ ग्रेन और बार्ले की प्रोडक्शन ज़्यादा है, कॉर्न की ज़्यादा है, उन एरियाज में अल्कोहल इन रॉ मटेरियल से बनी. और इन रॉ मटेरियल से सबसे पहले तो नॉन फर्मेंटेड वर्जन में बनी बियर, और फर्मेंटेड और डिस्टिलेट के तौर पे जब उसको डिस्टिल किया गया, उसको बॉयल किया गया, अल्कोहल को सेपरेट किया गया, तो हायर अल्कोहल जब बनी तो इट वाज कॉल्ड विस्की. सिमिलरली इन कंट्रीज इन द मेडिटेरेनियन यूरोप, जैसे आपका स्पेन है या इटली है या फ्रांस है या पोर्चुगल है, इन देशों में ग्रेप्स की प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी. और इन रॉ मटेरियल्स का यूज करते हुए दे प्रोड्यूस्ड वाइन एज अ नॉन डिस्टिल प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन. जब उसको हमने डिस्टिल कर दिया तो उसकी जो अल्कोहल बनी इट इज कॉल्ड ब्रांडी. ओके. आपके मुंह से दो वर्ड्स आ रहे हैं, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड. इनका क्या मतलब है कि सिंपल वर्ड्स में कैसे समझ सकते हैं? इसमें यह है कि जो भी प्रोडक्ट हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, हम उसको सबसे पहले पानी के अंदर उसको मैश कर लेते हैं, उसको बॉईल कर लेते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद यीस्ट उसमें डाल देते हैं. ठीक है. यीस्ट से बनने से होता क्या है कि अल्कोहल, वो शुगर्स को यीस्ट खाता है. ठीक है. और उससे अल्कोहल एज अ डेरिवेटिव निकल के आता है. ठीक है. वो जो प्रोडक्ट है इस वक्त वो नॉन डिस्टिल्ड वर्जन है, उसको हमने अभी तक बॉयल नहीं किया है. ओके. अब उसको, उस लिक्विड को अगर हम फिल्टर कर लेते हैं और वो पीने लायक बना लेते हैं तो इट इज अ नॉन डिस्टिल्ड वर्जन ड्रिंक. ठीक है. तो जैसे कि बियर है, ठीक है, तो दिस इज अ नॉन डिस्टिल्ड वर्जन. ओके. और जैसे वाइन्स हैं, दीज आर नॉन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स. बट अगर इन्हीं लिक्विड्स को हम बॉयल करें, ठीक है, अल्कोहल का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अल्कोहल जब जल्दी उड़ जाती है तो वाटर और अल्कोहल सेपरेट हो जाते हैं. तो जैसे ही हमने अल्कोहल को उड़ा दिया और उसको रिकलेक्ट कर लिया, दोबारा कलेक्ट कर लिया अलग फॉर्म में, तो हमें प्योरर फॉर्म ऑफ अल्कोहल मिलती है. इसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं. ओके. तो ये जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, इनमें फर्क ये है कि जो नॉन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो अल्कोहल का कंटेंट है वो 0 से अबाउट 15 to 18-20% रहता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता. Okay. लेकिन अगर हमने हायर फॉर्म ऑफ अल्कोहल लेनी है तो देन द प्रोडक्ट की जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है दैट रेंजेस फ्रॉम 20 to 65. ओके. सो जो नॉन डिस्टिल्ड है उसमें सिर्फ बियर और वाइन आती है. Yes. और जो डिस्टिल्ड हैं उसमें all liquors. Yes. उसमें चाहे विस्कीज हो, स्कॉच हो, anything, वोडकास, एनीथिंग. anything. ओके. एंड नॉर्मली कितनी टाइप की विस्कीज होती है? विस्कीज को भी बहुत लोग कैटेगराइज करते हैं, जैसे विस्की, देन सिंगल मॉल्ट, ऑल मॉल्ट. इसमें भी कोई डिफरेंस है? जी जी. तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि विस्की एक जनरल टर्म है. ओके. ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो डिफाइन करती है कि जो लिकर है वो ग्रेन्स से बनी है, ओके, या बार्ले से बनी है या कॉर्न से बनी है. ठीक है. अब इस रॉ मटेरियल से जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसको वर्ल्ड वाइड विस्की कहा जाता है. ठीक है. तो विस्की अलग अलग देशों में बनाई जा सकती है. भारत में भी विस्की बनाई जा सकती है. तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ का बार्ले और ग्रेन इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम विस्की ही कहेंगे. बट अभी दुनिया में कुछ देशों ने अपने प्रोडक्ट्स को यूनिक बनाने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशंस और ट्रेडमार्क्स और इस तरह के प्रोडक्शन ओरिएंटेड जीआई सर्टिफिकेशंस इशू कर दी. ओके. जिसमें ये हुआ कि स्कॉच विस्की एक दुनिया में एक बहुत एक्सक्लूसिव और एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनके दुनिया में उभरा. ओके. This is basically, I think, the most, the finest expression
of whiskey which is available today. Okay. अब Scotch whiskey as a GI certified product, Okay. geographical indication certified. That means कि अगर whiskey Scotland के अंदर बनी है, it must be bottled in Scotland, it must be aged in Scotland, it must be produced in Scotland, it must be, so the entire process right from the fermentation to distillation to bottling, the whole process जो है वो स्कॉटलैंड के अंदर हुआ हो तो उसको स्कॉच विस्की कहा जाता है. Okay. So distilled, bottled in Scotland. Okay. That is means Scotch. That is Scotch whiskey. That is genuine Scotch whiskey. Okay. अब अगर 1 किलोमीटर या आधा मीटर बाहर स्कॉटलैंड के अगर यही प्रोडक्ट यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड स्कॉच. Okay. सो इट विल बी कॉल्ड ओनली रेगुलर विस्की. ये स्कॉच ये और दो- विस्की में ये फर्क है. ये फर्क जो है. स्कॉटलैंड में जिसका प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक स्कॉच में हुआ है, स्कॉटलैंड में हुआ है, स्कॉटलैंड में हुआ वो स्कॉच है वो स्कॉच और विस्की है. उसके बाहर विस्की है. विस्की है. ओके. तो एक बोलते हैं सिंगल मॉल्ट, ऑल मॉल्ट, जी, इनमें जी. क्या डिफरेंस है? देखिए विस्की में बेसिकली 3 अलग वेरिएंट्स हैं. ओके. एक है द ब्लेंडेड विस्की ठीक है. which is the most common, जो आपको 70-80% जो बॉटल्स आपको बाहर प्रोडक्ट मिलेगा शेल्फ पे, दैट इज ब्लेंडेड विस्की. फिर आपके पास है सिंगल मॉल्ट विस्की, ओके. एंड देन वी हैव ऑल मॉल्ट विस्की और ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की. ओके. सो लेट मी इन अ सीक्वेंस मैं आपको ये बताता हूँ कि जो स्पिरिट किसी भी डिस्टिलरी में एक डिस्टिलरी में बनाई जाती है वो तो एक ही स्पिरिट होती है, क्योंकि प्रोडक्ट जब रॉ मटेरियल आया तो आपने डिस्टिलेशन मेथड से एक विस्की या एक अल्कोहल प्रोडक्ट बनाया. वो जो सिंगल प्रोडक्ट ऑफ अ डिस्टिलरी है उसको सिंगल मॉल्ट कहा जाता है. ओके. सिंस वी हैव अबाउट 250 और डिस्टिलरीज अक्रॉस स्कॉटलैंड. ओके. अब इन 250 अलग अलग तरह के फ्लेवर्स और अलग अलग तरह के अलग अलग रॉ मटेरियल से बना हुआ जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल्स इन द सेंस कि हेयर वाटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू यूजिंग से अगर हम किसी नदी का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं आप आर्टिशियन वेल्स का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्लेवर जो है वो विस्की का बदल सकता है. Okay. या बदल जाएगा. ठीक है. या हम अगर समुंदर के पास हमारा डिस्टिलरी है या हम लोलैंड्स में हैं या पहाड़ों में हाईलैंड्स में हैं तभी फ्लेवर बदलेगा. ओके. ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस. ठीक है. और जैसे हम उनको मैच्योर करते हैं वुडन कास्क्स, देन वी पुट दीज लिक्विड्स इन वुडन कास्क्स ओके. ताकि इनको फ्लेवर किया जाए, उनको कलर किया जाए. तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखकर एक अपने टाइप का फ्लेवर क्रिएट करना चाहते हैं और हमने सपोज आपने तय कर लिया कि मैं इन 10 डिस्टिलरीज का अलग अलग विस्कीज को मिक्स करके एक अपना अलग फ्लेवर बनाऊंगा, उसको ब्लेंडेड विस्की कहा जाता है. ओके. ठीक है. ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग. ब्लेंडेड ऑफ एवरीथिंग. ठीक. सो यू क्रिएट अ पैलेटेबल ड्रिंक ठीक जो है. आप पीने के लिए जो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो फ्लेवर्स अलग अलग विस्कीज के हैं. ओके. वो किसी भी तरह की विस्की हो सकती है. ठीक है. तो उनको हम ब्लेंडेड विस्की कहते हैं. ओके. फिर एक है ऑल मॉल्ट विस्की. दैट मीन्स कि उसमें 2 या 3 या 5 सिर्फ सिंगल मॉल्ट्स, दैट मीन्स प्रोडक्ट्स ऑफ वन पर्टिकुलर डिस्टिलरी, ओके. उन प्रोडक्ट्स को मिलाया जाए और उसको एज किया जाए और उसको वैट किया जाए और फिर उसको पिया जाए. सो दैट इज कॉल्ड ऑल मॉल्ट विस्की. ओके. एंड देन सिंगल मॉल्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि सिंगल मॉल्ट इज जस्ट सिंगल प्रोडक्ट ऑफ अ डिस्टिलरी. ठीक है. अब एक 2 वर्ड्स हैं, जैसे विस्की में KEY है जी और एक KY के साथ एंड होती है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? क्या फ़र्क है? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें ऐसा है जी कि जो डिस्टिलरी जो स्कॉच विस्की या जो विस्की स्कॉटलैंड में बनती है उसमें हम E नहीं इस्तेमाल करते, तो इट इज ट्रेडिशनली रिटन एज WHISKY. That is made in Scotland. That is genuine Scotch whiskey. Okay. Scottish
whiskeys never write E, E. in the Okay. spellings, whereas any other whiskey, Made in any whether country. produced in India or any other country, Okay. except Scotland, they will use E. E. Okay. So अगर हम लेने जाएं तो ये डिफरेंस हम देख Yes. सकते हैं कि ये स्कॉटलैंड में बनी है अगर ई नहीं है, Yes. बाई के साथ एंड हो रहा है, और अगर ई है तो इट इज मेड अदर देन Correct. स्कॉटलैंड. So English have been very smart that way, because अगर आप उनका इजाद किया हुआ कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उस मेथड से उस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं तो दे मेक यू रिमेंबर कि इट वाज डन विद एन ई, विद इंग्लिश. स्कॉटलैंड they differentiated by not using E. ई. ओके. तो जब हम एजिंग की बात करते हैं, कोई कहता है कि 12 इयर्स पुरानी लिकर है, 15 इयर्स है, 18 इयर्स है, वो क्या चीज़ है? जी. देखिए, इन प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए और इनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सभी देशों ने अपने अपने ढंग से अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया है. स्कॉच विस्की स्कॉच तब तक नहीं कहलाई जा सकती जब तक वो कम से कम 3 साल एज ना हो. ओके. So any whiskey that is produced in Scotland, it cannot be called Scotch whiskey. उसके ऊपर लेबल के ऊपर लिखा ही नहीं जा सकता Scotch whiskey ओके. till the time उसकी कम से कम 3 साल उसकी एजिंग की गई हो कास्क्स में, ओके. वुडन कास्क्स में. Okay. और वुडन कास्क जो हैं ये किसी भी तरह के कास्क हो सकते हैं, यूज्ड और अनयूज्ड, फ्रॉम ओक. ओके. अब 3 साल का मैच्योरेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो इसमें आप रंग नहीं डाल सकते. यू कैन नॉट यूज कलर्स टू Okay. कलर योर ड्रिंक. सो लीगली अगर आपने स्कॉच विस्की बनानी है और उसको आप चाहते हैं कि अच्छा गोल्डन कलर और डार्कर कलर्स आए, तो वो आप the only parameter that you can utilize to color is या तो उसको आप वुडन कास्क्स में डाल के उसको कलर करें या फिर एडिशनल आप कैरामल डाल सकते हैं. इसके अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते. ओके. तो एजिंग मीन्स कि 3 years is a basic requirement to be called whiskey. ओके. तो मिनिमम 3 years. उसके बाद आप उसको 5 साल भी कर सकते हैं, उसको आप 10 साल भी कर सकते हैं, 12 साल भी कर सकते हैं. सो आज की डेट में इन द प्रीमियम सेक्टर 12 years old whiskey is pretty much the benchmark ओके. कि it is an excellent Scotch whiskey. ओके. तो उसमें डिफरेंस क्या है? कॉस्ट डिफरेंस आ जाता है कि जी. ड्रिंक में, मतलब टेस्ट डिफरेंस? Yes. This is the, you see, जो आपकी रेगुलर विस्कीज हैं, इनको हम रेगुलर विस्कीज और एज्ड विस्कीज में आप उस तरह देख सकते हैं इसको. जो 3-year-old स्कॉच विस्की है उसमें चाहे आप 12 साल की 3 विस्कीज डालें, ओके. लेकिन अगर उसमें 3 साल की एक विस्की डली हुई है तो इट विल बी कॉल्ड 3 years old. ओके. सो कहने का मतलब है कि जो लीस्ट एज्ड विस्की अवेलेबल है वही एज गिनी जाएगी. सो मतलब आपका कहने का मतलब है जितनी ज्यादा एज्ड उतनी बेटर विस्की या इतना बेटर स्कॉच? हाँ जी. उसमें फ्लेवर्स, आई एम कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्योंकि तो उसमें एक एंगल ये है कि एक तो प्रोडक्ट को मास प्रोडक्शन के लिए और मास यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल करना. सो a 3-year-old or a standard whiskey is basically a whiskey that can be easily be available at price points. Okay. For सभी लोगों के लिए, वो आवाम के लिए मैं समझता हूँ कि एक since पॉकेट फ्रेंडली है, तो अगर आप उसको मान लीजिए इन एक्साइज और कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज अगर आप उसको स्टोर करते हैं तो नेचुरल है कि देयर विल बी कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद इट. बट व्हेन यू कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम्स, सो मान लीजिए यू हैव केप्ट योर कास्क्स फॉर 12 years, सो आप 12 साल तक उस विस्की को देखेंगे नहीं. ओके.
वो उन्हीं कास्क्स में 12 साल तक बंद रहेगी और उसको जो मास्टर ब्लेंडर्स हैं या जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो उसको ट्रीट करते रहेंगे. They'll keep on doing their work, Okay. but they will not see the whiskey till the time 12 years have been completed. Okay. जब 12 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद ही वो कास्क्स खुलती हैं, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट की बॉटलिंग होती है. तो नेचुरल आप इमेजिन कीजिए कि आपने आज एक एम्प्लॉई उस विस्की को मैनेज करने के लिए रखा, वो 12 साल आपसे तनख्वाह तो लेगा, लेकिन प्रोडक्ट आपको वो 12 साल, तो यू हैव इन्वेस्टेड सो मच into that product, so obviously it will show up in the costs of the whiskey. So similarly the cost of warehousing, then cost of production, bottling, labeling, तो ये सारे चीज़ों को जब कंप्लीट करते हैं तो एक कॉस्ट फैक्टर तो बढ़ता ही है. लेकिन इसका एडवांटेज साथ में ये भी है कि इसमें जो हमारे जिस तरह की कास्क में उसको रखा जाता है उसके फ्लेवर्स उसमें इन्फ्यूज हो जाते हैं. Okay. और जिस तरह की कास्क्स में उसको रखा गया, जिस तरह के फ्लेवर्स आप चाहते हैं या मास्टर ब्लेंडर चाहता है, वो फ्लेवर्स जब अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं तो द प्रोडक्ट बिकम्स इन इट्स फाइनलिटी और एक बहुत अच्छे रूप में आपको देखने को भी मिलता है और पीने के लिए मिलता है. तो वहाँ क्वालिटी, टेस्ट, फ्लेवर much more matured उसमें आ जाते हैं. But in younger whiskies, you're not asking for flavors per se. Okay. What you are doing is you're using these whiskies primarily for concoctions or making various cocktails, mocktails, and for regular drinking, for everyday drinking. So this is. उसमें अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है? नहीं जी, ऐसा है कि जब प्रोडक्ट जब विस्की बन जाती है, जैसे डिस्टिल हुआ, तो वो 60, 62, 65% अल्कोहल वॉल्यूम पे ही आती है. लेकिन उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसको अवेलेबल करना, तो वी ब्रिंग इट डाउन टू अ स्टैंडर्ड 40% अल्कोहल वॉल्यूम. ओके. सो नेचुरली वी ऐड वाटर टू इट. ओके. तो then it is legally palatable for human beings, तो for consumption basically. तो इसी तरह कुछ विस्कीज ऐसी भी हैं जो कंपनीज कास्क स्ट्रेंथ पे ही रखती हैं. इसको हम कास्क स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम अवेलेबल अल्कोहल वॉल्यूम है, उसके ऊपर जब हम रखते हैं तो इसको कास्क स्ट्रेंथ विस्की कहा जाता है. तो उसको भी बॉटल करते हैं. बट इन मेनी कंट्रीज कास्क स्ट्रेंथ विस्कीज आर नॉट अलाउड to be sold, but in Europe it is widely available. Okay. So जैसे आपने कहा कि अल्कोहल कंटेंट में उसमें कोई फर्क नहीं है, तो फर्क सिर्फ टेस्ट का ही है. और टेस्ट प्लस कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी. जी. तो सबसे एक्सपेंसिव विस्की या स्कॉच कितने की होती है और कितने पुराना, कितने हाउ ओल्ड इज दैट फॉर? देखिए, इट इज ये यहाँ कॉनोसर वर्सेस एन एवरेज ड्रिंकर की बात आ जाती है. जैसे मौसीकी में अगर आपको कोई गज़ल अच्छी लगती है तो वो आपके दिल को छूती है और वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके लिए. ठीक है. तो इसी तरह विस्की में भी ऐसा ही है कि आप जिस प्रोडक्ट को आप अप्रिशिएट करते हैं, आप हो सकता है उसके लिए 3 गुना 4 गुना प्राइस दे सकते हैं. और चाहे वो प्रोडक्ट टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हो और आपको अगर नहीं पसंद है तो हो सकता है वो आपको उसकी वैल्यू उतना नहीं हो. सो इट इज़ जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस. बट विस्कीज कैन गो टू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर बॉटल. ओके. और कुछ ऐसी विस्कीज भी हैं जो 50 इयर्स ओल्ड हैं, 40 इयर्स ओल्ड हैं. तो नेचुरली इतनी भी होती हैं. जी. तो दे आर वेरी, आप कह सकते हैं कि दे आर केप्ट एज प्राइज्ड पोजेशंस ऑफ दिस डिस्टिलरीज. और वो बहुत कम क्वांटिटी में उनको अवेलेबल करते हैं. सम आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर द यू कैन से द पैलेसेस एंड द रॉयल फैमिलीज. तो उन वारंट्स के अंडर जो विस्कीज जाती हैं तो उनका भी एक, आप कह सकते हैं कि
एन एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूसिविटी है, उसके लिए भी लोग ज़्यादा पे करते हैं, पे करने के लिए तैयार रहते हैं। सो नॉर्मली हम देखते हैं विस्कीज में जब लोग विस्की पीते हैं तो कुछ कहते हैं हम पानी डाल के पी रहे हैं, कुछ आइस डालते हैं, कुछ कहते हैं हमने ऑन द रॉक्स पीनी है। तो क्या इसमें व्हाट इज द डिफरेंस कि क्या हमें एग्जैक्टली क्या डालना चाहिए विस्की या स्कॉच में उसको पीने के लिए? हाँ, व्हाट इज द राइट वे एक्चुअली? एक्चुअली दिस इज है तो ये क्वेश्चन ऑफ प्राइमरीली प्रेफरेंसेस है, बट कंसिडरिंग दैट दिस प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट फॉर कॉनशोर्स, तो अगर हम कॉनशोरशिप के एंगल से देखें तो मैं समझता हूँ कि विस्की को उसके असली फॉर्म में अगर हम उसको कंज्यूम करें तो हम उसके फ्लेवर्स को और उसके कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे। हम उसको अगर डाइल्यूट करते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, सच एज वाटर और इवन टू सम एक्सटेंट आइस, तो उसमें यह है कि अगर तो हम कम क्वांटिटी में वाटर को यूज़ करते हैं या कम क्वांटिटी में आइस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें यह है कि उस प्रोडक्ट को ओपन अप करने के लिए, खोलने के लिए, उसके एरोमास को अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ा सा एक नोविस ड्रिंकर के लिए आसान हो जाता है टू अप्रिशिएट। और अगर हम उसको, कुछ लोग उसमें सोडा डाल लेते हैं, सोडा ही डाल देते हैं, तो दैट मीन्स यू आर बेसिकली कैमोफ्लेजिंग द टेस्ट। आप उसको ड्रिंक तो कर रहे हैं लेकिन विदाउट appreciation of the flavors of that particular, so you may not be interested कि मुझे इस flavors को मैंने understand करना है। You're basically drinking for part of entertainment. So मेरा मानना ये है कि अगर product को आप even अगर neat आप उसको try करते हैं तो in very small quantities, और उसको अगर आप nose करें तो आपको उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं जो ड्यूरिंग एजिंग प्रोसेस इन्फ्यूज़ किए गए हैं, तो वो आपको दिखेंगे और आपको वो मिलेंगे एंड यू कैन एंजॉय दैट ड्रिंक। एंड अब आते हैं हम वाइन्स पे। वाइन्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जी, तो उसमें थोड़ा सा हमें बताएं कि कौन कौन सी वाइन अच्छी होती है। सम सेज के वाइन इज गुड फॉर हार्ट, फॉर योर स्किन, तो इट इज अ मिथ और अ फैक्ट? वेल यू सी, हम here we are I think in an area which is very debatable, क्योंकि हमें exactly health benefits का और उसके health के बुरे असर का कोई ज़्यादा exact data available नहीं है। These are conflicting datas. So उस डिस्कशन से मैं पर्टिकुलरली बाहर रहना भी चाहूँगा, क्योंकि देखिए वी कैन नॉट बी प्रोमोटिंग टू ड्रिंक, बट व्हाट वी कैन surely do is promote responsible drinking. So having said that, wines जो हैं, wines basically 3 major categories की wines हैं। एक है white wine, एक है red और एक है rosé। So white is made from white grapes, red from red grapes, and rosé is from आप कह सकते हैं कि from the usage of light bodied या skins of red grapes. तो उसमें अल्कोहल कंटेंट कितना होता है? हाँ, these are non-distilled drinks, so alcohol content is typically below 20% alcohol. Below 20%. And when it comes to vodkas, are there any categories in vodkas also? नहीं, कैटेगरीज तो नहीं। देखिए बेसिकली अगर आप इसको, अब जिस तरह की डिस्कशन हमें अभी तक की है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि वोडका इज बेसिकली अ डिस्टिल्ड लिकर। इसी से ही विस्की बनती है। ठीक है। इट इज जस्ट अ क्लियर ड्रिंक। वोडका इज नॉट मैच्योर्ड इन अ कास्क, so it has no color, it has no flavors, it is supposed to be a pure spirit. So vodka is primarily used for cocktails and mocktails. So I would say कि vodka is simply a distilled
clean liquor. Which अब जैसे लोग वोडका में भी कोई कोल्ड ड्रिंक्स डाल के पीते हैं, कोई जूस डाल के पीते हैं, कोई सिंपल लेमन स्क्वीज करता है, या मॉकटेल्स में भी यूज होते हैं. तो मींस वोडका, इज देयर एनी राइट वे टू ड्रिंक वोडका, और इट इज ओनली यूज्ड फॉर It is primarily used for cocktails, in cocktails. But जिन कंट्रीज से वोडका का चलन शुरू हुआ, उन कंट्रीज में वोडका बेसिकली या तो पोटैटो से बनती थी या ग्रेन से बनती थी. और आज की डेट में तो वोडका एज अ कैटेगरी इज प्राइमरीली ड्रिवन, पोटैटो से तो कम बनती है, इट इज़ ड्रिवन फ्रॉम द ग्रेन रॉ मटेरियल्स ओनली. तो इसको जो कोल्डर कंट्रीज हैं उनमें तो एज शॉट्स भी लिया जाता था, प्योर शॉट्स. ठीक है, 30 ml शॉट्स ऑफ 50 ml शॉट्स. बट आज की डेट में एज particularly in India, where we have a very large young population available of drinkers, तो यहाँ cocktails का चलन बहुत बड़ा है, और इसलिए vodka is a major category that is used, it's a major drink that is used in cocktails. अब हम आते हैं ब्रांडीज पे. हमारे जैसे मैंने भी अपने घर में सुना है कि अच्छा बच्चे को ठंड लग गई है, जुकाम है, ब्रांडी दे दो. व्हाई पर्टिकुलरली ब्रांडी? जी, देखिए कुछ प्रोडक्ट्स की अपना कैरेक्टर होता है. प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड विद ग्रेप्स एज आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल, इट हैज़ अ सर्टन, आपने सुना होगा जब हम अपने घरों में कुकिंग करते हैं तो बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ जिनकी तासीर किसी की ठंडी होती है और जिस तरह की गर्म. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझता हूँ कि जो प्रोडक्ट ग्रेप से जो अल्कोहल बनती हैं तो उसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था. तो इट बिकेम अ नोन फैक्ट कि अगर किसी को इसी तरह अगर किसी को मेडिसिनल चीज़ की ज़रूरत है तो ब्रांडी वाज द फर्स्ट, आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टॉप, कि आप सबसे पहले उसको ब्रांडी देखिए और उसका हो सकता है कि उसका समाधान, मतलब उसकी तासीर गर्म होती है. तो ब्रांडी इज बेसिकली मेड फ्रॉम ग्रेप्स. ओके, इट्स अ डिस्टिलेट ऑफ ग्रेप्स. ओके, सिमिलरली इफ यू से वाइन इज आल्सो फ्रॉम ग्रेप्स, उसकी भी तासीर गर्म है? नहीं, देखिए ये तो डिफाइन करना मुश्किल होगा, बिकॉज हर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की सिचुएशन अलग होती है और उसका कैरेक्टर अलग होता है. तो किसकी गर्म है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, लेकिन मैं तो एक लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रांडी का क्यों चलन ऐसा हुआ होगा कि उसको एज ए मेडिसिनल वैल्यू इस्तेमाल किया गया. लेकिन प्राइमरीली सभी टाइप की अल्कोहल्स को मेडिसिनल वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया गया है. Whether they were beers, wines, ports, brandies, और brandies के भी further आगे classifications हैं, Armagnac and then Cognac. तो these are the refined versions of brandy. So ऐसे ही whiskies हैं, और even wines में fortified wines became one of the key, आप कह सकते हैं कि categories, जिसको हम आज की डेट में पोर्ट के नाम से जानते हैं. पोर्चुगल में बहुत बड़ा प्रोडक्शन इसका रहा है. तो पोर्ट वाइन्स, और आगे दे आल्सो वर यूज्ड इन द किचन, इन आवर डिजर्ट्स, सो इन कुकिंग. सो इस तरह की जो मैं समझता हूँ कि आप कह सकते हैं कि एवरीडे घर के खाने में इस्तेमाल होना, that is also a major influx of these alcohol categories into daily consumption or at home. I hope I'm clear. हाँ, absolutely. जगमोहन जी, अब हम आते हैं रम पे. इसकी भी कोई कैटेगरीज है? हाँ जी, इसमें भी कैटेगरीज हैं. देखिए, हर ड्रिंक कैटेगरी में स्पेशलाइजेशन और उसकी इनोवेशंस तो होती रही हैं. तो रम इज ऑल्सो वन वेरी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी. तो रम में बेसिकली मैं समझता हूँ कि दो कैटेगरीज बहुत प्रेडोमिनेंटली रही हैं. एक तो रही है रम फ्रॉम मोलासेस, और सेकंड कैटेगरी है रम फ्रॉम शुगर केन जूस.
ओके। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले जब हम शुगर केन या गन्ना लेते हैं तो उसको हम उसका जूस निकालते हैं। उस जूस के बाद हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं तो उसकी शुगर्स, फिर उसका गुड़ बनता है, शक्कर भी बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं फिर जो हम कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं समझते हैं कि दे आर नॉट फिट। वो जो बचा हुआ आप कह सकते हैं जो पार्ट होता है उसको मोलासेस कहा जाता है। ओके। तो वो किसी भी शुगर फैक्ट्री में आप इसको अवेलेबल है। उस मोलासेस को हम अल्कोहल प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। तो हम करते हैं। ठीक है। तो भारत उनमें से एक ऐसा देश है जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रॉ मटेरियल इज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ओके। और हम प्रेडोमिनेंटली एक बहुत बड़ा रम प्रोड्यूसर भी हैं। जो दूसरी कैटेगरी है फ्रॉम मोलासेस के अलावा वो है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग अल्कोहल फ्रॉम शुगर केन जूस इन द प्योरेस्ट फॉर्म। कि आप शुगर केन जूस निकालें, आप उसी को फर्मेंट करें और फर्मेंट करके उसी को आप डिस्टिल करें। ठीक है। इसको हम रम एग्रीकोल कहते हैं। ओके। सो डिफरेंस इन स्पेलिंग्स इज दैट मोलासेस में जो रम है इट इज RUM। ओके। बट व्हेन यू सी इन अ बॉटल जो रम एग्रीकोल है इट विल बी RHUM। RHUM। Okay. So which one is better? Well, देखिए इन दोनों में बेटर तो मैं नहीं कहूँगा बिकॉज प्रोडक्ट कैन बी गुड इन ईदर ऑफ द कैटेगरीज। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे फ्लेवर्स ढूंढ रहे हैं जो आपके ज़मीनी फ्लेवर्स के साथ जुड़ा हो, से इफ यू वांट ग्रासी टोन्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर टोन्स ऑफ leather, or if you are looking for tones of orange and lime, and तो आप sugar cane juice से जो rum agricoles हैं, they can be very aromatic. Okay. They can be very you can say flavorful. As far as rums from molasses, they are more आप कह सकते हैं कि more attacking and more vibrant and more sturdier drinks. So you can produce very good rums from both these raw materials. The only thing is the preference of your flavors. And what is the content of alcohol in this? Yes, alcohol content same ही रहता है जी. Once you produce alcohol, so it will come to 65 odd ABV. ठीक है. But then it has to be once again diluted to 43 or 40% as per the requirements for. जगमोहन जी, जब हम for example एक शॉप पे लिकर शॉप पे हम लेने जाते हैं, चाहे विस्की लें, चाहे स्कॉच लें, चाहे हम वोडका लेने जा रहे हैं, चाहे रम लेने जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि दिस विस्की, वोडका, रम और वाइन इज ऑथेंटिक? इन प्रोडक्ट्स की हर देश में, हर मार्केट में अपनी एक तो लेबल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं कि हाउ द लेबल शुड बी मार्क्ड। ओके। फर्स्ट एंगल फर्स्ट तो क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपके लिए सबसे पहला जो मापदंड है जिससे आप उस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, दैट इज द कंटेंट्स लिस्टेड ऑन द लेबल्स। सो अगर कंज्यूमर उन कंटेंट्स को पढ़ता है और उसके उस लेबल को अगर वो समझ सकता है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी एक चॉइस मेक कर सकता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कॉच विस्की। एन इम्पोर्टेड स्कॉच विस्की डायरेक्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि इट मस्ट बी डिस्टिल्ड इन स्कॉटलैंड, it must be produced in Scotland, it must be bottled in Scotland. Okay. So that means कि आपका पानी भी वहीं इस्तेमाल हुआ, आपको रॉ मटेरियल भी वहीं मिला, आपकी बॉटलिंग तक वहीं हुई। तो आपने जब उस बॉटल को लॉक कर दिया फिर उसके बाद वो कभी खुला नहीं और वो अभी डायरेक्टली आपको कंज्यूमर का प्रोडक्ट इन द फाइनेस्ट ऑफ द क्वालिटी यहाँ अवेलेबल है। सो यू कैन बी श्योर
दैट उसके ऊपर ये अगर 3 चीजें लिखी हुई हैं, produced, distilled and bottled in Scotland. So that means everything has been done in Scotland only, so it is genuine Scotch. Okay. अब इंडिया में there is another variety of Scotch. Okay. Companies have been bringing bulk Scotch whiskey Okay. in large containers, and they have simply brought the liquid From Scotland. Okay. But they have bottled it here. Okay. जैसे टीचर्स, ठीक है, 100 पाइपर्स, वैट 69, बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बॉटल हुए, बट इंडिया में जब बॉटल हुए तो दे हैव टू बी मिक्स्ड विद इंडियन वाटर. ठीक है. सो दैट मीन्स योर वाटर चेंज्ड. ओके. जब आपका पानी चेंज हो गया तो आपका फ्लेवर चेंज हो गया. सो द होल द एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ओरिजिनल स्कॉच विस्की वो थोड़ा सा यहाँ आके ब्लर हो जाता है इन माय व्यू. I think the biggest takeaway from or biggest lesson from here is that इंडिया में हमने ये कहावत सुनी है कि जितनी स्कॉच विस्की स्कॉटलैंड में बनती है उससे 4 गुना इंडिया में बिकती है. सो आप कह सकते हैं डिमांड को मीट करने के लिए कंपनीज जो हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को यहाँ लाकर उनको यहाँ बॉटल कर इंडियनाइज्ड स्कॉच विस्की के तौर पे उसको बेचकर. बट वो है विस्की ही है, अब स्कॉच नहीं रही, वो विस्की हो गई. हाँ, वो इट इज़ एक्चुअली टेक्निकली मैं समझता हूँ कि इट इज़ बॉटल्ड इन इंडिया स्कॉच विस्की. ओके. इस तरह दिस इज हाउ आवर एक्साइज डिपार्टमेंट इज अलाउइंग फॉर द प्रोडक्ट टू बी परवेड. सो इट्स ओके. सो मतलब अब टेस्ट में डिफरेंस हो गया? टेस्ट में डिफरेंस तो है. सो ओरिजिनल स्कॉच विस्की में इसमें फ़र्क तो आ गया. लेकिन ये है कि यहाँ क्योंकि वो इंडियन वाटर के साथ और भी इंडियन रॉ मटेरियल्स भी यहाँ यूज़ हुए हैं, सो दैट फिर आगे इसका फर्दर आप कह सकते हैं कि ये रहा कि बहुत सारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इन अ वैट ऑफ से 500 लीटर्स 1 लीटर ऑफ स्कॉच विस्की डाल दी और बोल दिया कि इट इज़ ब्लेंडेड विद स्कॉच विस्की. ना अब कंज्यूमर जो है वो फर्दर कंफ्यूज हो गया कि जी इसके ऊपर स्कॉच विस्की तो लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज स्कॉच विस्की, इट इज एक्चुअली ब्लेंडेड विद स्कॉच विस्की. सो दे आर पासिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और अपस्केलिंग द प्रोडक्ट बाय नेमिंग द वर्ड स्कॉच. ओके. सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका नाम स्कॉटिश नाम के साथ जोड़ा गया. So it is just a marketing strategy. From here on, it is just a marketing strategy that you are trying to garner as much, consumption as possible towards. But the drinker जो पी रहा है वो और the consumer उसको टेस्ट में स्कॉटलैंड वाली विस्की ब्लेंडेड और जो यहाँ पर बॉटल हुई है उसमें डिफरेंस पता लगेगा. हाँ, उसमें डिफरेंस पता लगेगा और लेकिन उसके लिए वन हैज़ टू बी, आप कह सकते हैं कि उनके कान और उनका आँखें और उनका मस्तिष्क ये तीनों खुले होने चाहिए अगर वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं. अगर वो करना ही नहीं चाहते तो देन आपको एक जैसे भी लग सकते हैं. जगमोहन जी, बहुत कॉमनली लोग यूज करते हैं बियर जी. सो आपको इसमें भी कोई कैटेगरीज हैं और व्हाट मतलब व्हिच बियर इज द बेस्ट बियर जो लोगों को पीनी चाहिए? हाँ, यस, वेरी गुड क्वेश्चन जी. इन फैक्ट देयर आर 2 कैटेगरीज वी आर येट टू डिस्कस. एक तो रह गई जिन और एक रही आपकी बियर. जिन इज सिंपली पुट, जिन इज बेसिकली जस्ट अ रेगुलर स्पिरिट जैसे वोडका है. उसको विद जूनिपर बेरीज के साथ अगर आपने फर्मेंट किया है तो उसकी जूनिपर बेरीज का फ्लेवर साथ में होना चाहिए, तो इट इज कॉल्ड जिन. सो इट्स जस्ट एज अ वेरी बेसिक. सो सेकेंडली जो क्वेश्चन आपने पूछा बियर्स के बारे में, देखिए बियर्स आर इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और बियर्स की अलग अलग वैराइटीज़ भी हैं
लेकिन एक वैरायटी है पिल्सनर, Okay. which is the most common. Okay. 90% of the beers that you see in India, 99% what you see in India is basically the Pilsner beer. Okay. जो Pilsner beer है, it started its first production in Republic of Czechoslovakia, Czech Republic today, Okay. आज की डेट में. So which is also called the Republic of Beer. Okay. तो वहाँ there is a region, Budweiser region. Okay. तो उस रीजन की जो बियर हैं उनको या तो पिल्सनर कहा गया या एक एज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इट वाज यूज्ड एज बडवाइजर. Okay. अब हुआ क्या कि कुछ स्टेट एक सर्टेन स्टेज के बाद जब सोवियत यूनियन वाज इंटैक्ट तो ये रीजन जो है इट वाज अंडर द कम्युनिस्ट रूल. Okay. And rest of the economies, they were obviously Western Europe and Americas. They registered a brand, a trademark under the name of Budweiser. Okay. So they started producing a beer which is called Budweiser. और आपने देखा होगा कि from the marketing point of view and distribution point of view, it is one of the most widely available product in the world market. But the original Budweiser stayed in the Czech Republic. Okay. So just recently, Budweiser Budvar, the original mother company of the Budweiser label, they started marketing their product, and now they are part of the Western Europe also. Okay. So इनको अभी यूरोप में they have been fighting cases with the Anheuser-Busch group, AB InBev, to not allow them to use the Budweiser label since they are the original Budweiser. अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि असली Budweiser और असली पिल्सनर क्या है और अच्छी कैटेगरीज क्या हैं. सो एनी प्रोडक्ट जैसे स्कॉच विस्की है, शैम्पेन है, आर्मेनियाक है, कोनियाक है, these all products are geographical indication products. That means champagne can only be produced in Champagne region of France. Okay. उसके बाहर वो शैम्पेन नहीं कहलाई जाती. ठीक है. उसके बाहर वो स्पार्कलिंग वाइन कहलाई जाती है. ठीक है. स्कॉच विस्की इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन स्कॉटलैंड. उसके बाहर वो विस्की ही कहलाई जाती है. ठीक है. ब्रांडी कैन बी प्रोड्यूस्ड एनीवेयर, बट आर्मेनियाक एंड कोनियाक कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन कोनियाक रीजन एंड आर्मेनियक रीजन ऑफ फ्रांस. Okay. ऐसे ही बियर है. Budweiser can only be produced in the Budweiser region of Czech Republic. Okay. उसके बाहर it is just beer. It is just a Pilsner beer, Okay. which is the most common format. Common. So among the various products, well, they are very good beers, commercially available beers. उनके बारे में तो हम क्या ही बोलेंगे. You have heard the Heinekens, you have heard of Budweisers and Millers and whatnot. But if we go to the basics and the real original and real quality of beers, so the three products basically that stand out in the global market. So one being the Pilsen Urquell, Okay. which is a Czech Republic. This is the first beer ever produced. Okay. So this company is now owned by, I believe it is the Miller Group which owns them. I have to double check. But the other beer is Budweiser, which is now owned by the government of Czech Republic. Okay. So it is just entered the Indian market now. So it cannot be produced anywhere else in the world. There is only one brewery which is in Czech Republic, and it is shortly going to be available in the Indian market. Okay. It is. I have seen it has rolled out in Chandigarh and in these areas. So I think this is a very welcome sign for the Indian market that we have beers like that. Thank you so much, जगमोहन जी. और जाते जाते एक हमें आप गजल सुनाते, हमारे व्यूअर्स को एक गजल सुनाते जाएं. I wish I was carrying my instruments with me. So वो कहते हैं कि ना तो मैं कदे की है जुस्तजू,
न तलाशे बादाओ जाम है, जो नफस नफस को पिला गई, मुझे उस निगाह से काम है. सो आई थिंक चाहे वो विस्कीज़ हों, चाहे म्यूज़िक हो, और चाहे आपके जैसी विभूतियाँ हों जो मिसेस यूनिवर्स और मिसेस इंडिया रही हैं और इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, तो सिंस यू आर आफ्टर दैट फाइनल ग्रेन, so I think that makes our work, or your job very special and very meaningful to this society. So I congratulate you. Thank you so and much. Thank you very much for inviting me and having me. Thank you so much. Thank you so much. in your show. Thank you so much for joining us Thank today. you. And thank you so much. Thank you, Prapti ji.